देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो सिंपल नहीं है, समझ में आ रहा है? समझ में नीट वाले प्रिपेयर कर तो वहां पे जेनेटिक्स होता है, जेनेटिक्स है ना, बायो जेनेटिक्स मध्ये क्या होता है उसका वेटेज हम स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही टॉपिक है इसके अबाउट क्वेश्चन तो भी कंसीडर करेंगे। 20 समझ में आ रहा है ना, तो अकेला टॉपिक आपको नियर अबाउट 20 मार्क्स के लिए हेल्प कर सकता है अगर उसको अच्छे से प्रिपेयर किया तो इसके लिए कोई एक्स नहीं है, सिंपल है, इसका मतलब ऐसा नहीं, ठीक है, प्रिपेयर नहीं करेंगे ऐसा नहीं, डिफिकल्ट है तो भी हमें प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब जो पार्ट 2 आता है एनसीईआरटी का उसमें क्या क्या है, सबसे पहले ड्यूअल नेचर जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटॉन्स पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में एटम, मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लिया है, उसके बाद सेमीकंडक्टर, उसके बाद में आता है ऑप्टिक्स। ये 4 टॉपिक के 12 to 13 क्वेश्चंस आर देयर। समझ में आ रहा है ना, सबके सब टॉपिक ऐसे है कि अगर इनको थोड़ा ध्यान देके प्रिपेयर करेंगे तो आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। तो ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट मतलब क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड लाइट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होता है, इसलिए सेम स्टेटमेंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम, propagates through the medium in the form of electromagnetic wave, propagates through the medium in the form of electromagnetic waves with very high speed, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum, 3 into 10 to the power 8 meter per second in air or vacuum. Next point, light is the of electromagnetic wave, light is the portion of electromagnetic wave which is visible to human eyes, मतलब हमारे आई देख इसी पोर्शन को हम इस ऑप्टिक्स में पढ़ने एंड उसी को हम लाइट कंसीडर करते हैं। बट इन जनरल एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रो इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, इन सभी रेडिएशन को हम लाइट कंसीडर कर सकते हैं। मतलब जितनी भी लाइट नेचर में, यूनिवर्स में एग्जिस्ट है उसमें से हमारे आई जिसको देख सकते हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम तक। मतलब इस वेवलेंथ के बियॉन्ड एंड इससे कम वेवलेंथ वाला जो भी लाइट होगा उसको हम देख ही नहीं सकते। एंड पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम अगर देखेंगे तो इस रेंज की जो वैल्यू है वो लेस देन 1% आती है। मतलब कि यूनिवर्स में, नेचर में जो कुछ भी है उसके कंपैरिजन में लेस देन 1% चीजें हम सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि उसी वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, हमें विजिबल होती है, ह्यूमन आई जो है उसको सेंस कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा था नेक्स्ट पॉइंट, which is visible to human eyes, whose wavelength from 4000 angstrom to 7000 and this wavelength below down angstrom UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड अबव 7000 इंफ्रारेड। मतलब जो सनलाइट हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए यूज करेंगे उसमें एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम होगा
एंड विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ साथ कभी कभी डिस्कशन में यूवी आएगा, यूवी के बाद आईआर आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है, इनको छोड़ के क्या क्या बचा अभी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, है ना, गामा रेडिएशंस, उनका डिस्कशन हम ऑप्टिक्स में नहीं करने वाले। ऑप्टिक्स में हमारा डिस्कशन रहेगा ओनली अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम एंड कभी कभी रिक्वायरमेंट होगी यूवी की एंड आईआर। यूवी मतलब कौन, जिसकी वेवलेंथ 4000 से कम है, आईआर मतलब जिसकी वेवलेंथ 7000 से ग्रेटर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन विजिबल स्पेक्ट्रम, इन विजिबल स्पेक्ट्रम, in visible spectrum there are, क्या है विजिबल स्पेक्ट्रम में, 7 कलर्स। इन विजिबल स्पेक्ट्रम देर आर 7 कलर्स, कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड अकॉर्डिंग टू ascending order of the wavelength. It means violet has least wavelength and red has highest wavelength. तो एनर्जी कंटेंट, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होगी, वॉयलेट के पास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, as light consists of photons and energy of each photon, energy of each photon is given by E equals to h nu or E equal to hc by lambda. E equal to h nu or E equal to hc by lambda, where h is the प्लैंक्स कांस्टेंट। कितना होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, -34 जूल इंटू सेकंड। सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10 to the power एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ, ठीक है। इसका मतलब जो लाइट ह्यूमन आइज को विजिबल है उसके अगर हमें फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, v इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्बडा होता है, तो न्यू क्या बनेगा, c बाय लैम्बडा। तो चलो फ्रीक्वेंसी की रेंज फाइंड करो, कैसे फाइंड करेंगे पवन, कर हूं फ्रीक्वेंसी रेंज जो ह्यूमन आइज देख सकती है, ठीक है। क्या होगा उसके लिए, 3 × 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 7 × 10 की पावर -3 माइनस 3 × 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय 4 × 10 की पावर -3। 3 व्हेरी गुड। स्कूल कुठली थी बेटा, कैसे आएगा, ये -3 आएगा क्या, ये -7 आएगा, कितना आएगा, -7, क्योंकि 1 कितना होता है 10 की पावर -10 होता है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, ये नेगेटिव आएगा, ये 4 से लेके 7 लो, फिर असेंडिंग ऑर्डर में रेंज चाहिए हमें, बस एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करेंगे तो भी चलेगा। मतलब इन द रेंज ऑफ 10 की पावर 15 हर्ट्ज, इस रेंज में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको ह्यूमन आइज देख सकते हैं, ठीक है। अभी एनर्जी रेंज फाइंड करो, कितनी एनर्जी ह्यूमन आइज देख सकते हैं, क्योंकि एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, वेवलेंथ डिपेंडेंट है। कैसे फाइंड करेंगे एनर्जी, E इक्वल टू एच इंटू न्यू है, एच कितना है 6.63 10 to the power -34 एंड न्यू कितना लिया है इन द रेंज ऑफ 10 to the power 15, तो अप्रोक्सीमेट एनर्जी रेंज कितनी आ रही है
6.63 into 10 to the power minus 19 20 कितना आ रहा है पवन? -19 हळूहळू करा. 34 -34 प्लस 19 एक मिनट -34 -19 ये किस में आ रहा है? जूल में. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी एनर्जी रेंज? 1. अप्रोक्सीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ में आ रहा है ना? तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस रेंज में अगर एनर्जी का फोटोन आ रहा है तो वो एनालाइज उसको देख सकती है. समझ में आ रहा है ना? उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर सकती है. ठीक है. तो वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज एंड एनर्जी रेंज. नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन आईज आर मोस्ट सेंसिटिव. ह्यूमन आईज आर मोस्ट सेंसिटिव for the light of wavelength 5550 angstrom. कौन सी वेवलेंथ? 5550 एंगस्ट्रॉम. इस वेवलेंथ के लिए ह्यूमन आइज क्या होती है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है. ठीक है. एंड इस रेंज में कौन सा कलर आता है? ब्लू कलर. येलो ग्रीन. कौन सा आता है? येलो ग्रीन. दैट इज ब्रैकेट में लिखो येलो ग्रीन. इसके लिए ह्यूमन क्या है? मोस्ट सेन्सिटिव्ह होती है. सेन्सिटिव्ह म्हणजे भारी वाटतं आपल्याला, जरा भारी दिसतं. ठीक है. नेक्स्ट, परसिस्टेंस ऑफ. क्या होता है परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आईज? मतलब थोडा वेळ राहतं. काय राहतं थोडा वेळ? असं गेलं की थोडा वेळ असतं. हां केलं तरी काय? डोळे बंद केले असं म्हण ना. बंद केलं तरी लाईट दिसतो. काय? ओए ब्लिंकिंग ऑफ आईज. क्या होता है आई परसिस्टेंस? म्हणजे ते किती वेळानंतर? 1/, कितना ह्यूमन आई का आई परसिस्टेंस? 1/10 सेकंड. क्या होता है इमेज? फॉर ह्यूमन आईज आई परसिस्टेंस इज 1/10 सेकंड. क्या होता है आई परसिस्टेंस? मतलब देखो दिवाळीमध्ये ते सुरसुरे असतात है ना, उसको हम गोल घुमा रहे हैं तो पूरा सर्कल दिखता है. होता है क्या सर्कल? लेकिन फिर भी सर्कल दिखता है. येडा का खोडा आहे तू पोहून. सर्कल एकच असते ना बेटा हातामध्ये. असे 100 नाही घेऊन ठेवायचे. ठीक है. एकच फिरवली आपण, सर्कल दिखता है. होता है क्या सर्कल? लेकिन इमेज का इनपुट मिला था, मतलब हम उसको लाइट पल्स बोलेंगे. तो पहले लाइट पल्स के बाद में, मतलब पहली इमेज के बाद में दूसरी इमेज अगर लेस देन 0.1 सेकंड, मतलब लेस देन 1/10 सेकंड अगर मिल रही है, मतलब लाइट पल्स अगर आ रहा है, तो उन दोनों इमेजेस में ह्यूमन आईज डिफरेंशिएट नहीं कर सकती. समझ में आ रहा है ना? ये हो गया आई परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मतलब एक इमेज 0.1 सेकंड के लिए आईज में वैसी ही होती है. तो उसके कम टाइम इंटरवल में, 0.1 सेकंड से कम टाइम इंटरवल में अगर दूसरी इमेज हमने दी तो ब्रेन को दोनों इमेज में डिफरेंशिएट करना नहीं आता है. इसलिए सुरसुरी गोल गोल फिरवली कि क्या होता है? लगता है वहां पे पूरा सर्कल ही, क्योंकि पहले इमेज को भूले नहीं, दूसरी इमेज आ गई. पहले दो को नहीं भूले थे, तीसरी इमेज आ गई. पहली को नहीं भूले थे, ऐसे सर्कल की इमेज आ गई. समझ में आ रहा है? ये होता है आई परसिस्टेंस. नेक्स्ट पॉइंट, कांचन तिला नंतर कळतो बेटा. ठीक है. Point, for human eyes if two objects separated by distance d subtends an angle
subtends an angle less than 1 minute, less than 1 minute, then not distinctly visible. That is resolving limit for human eyes कितनी है? मिनट. अब मिनट क्या आ गया? मिनट ये मालूम है ना, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 डिग्री मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स. ये एक्सप्लेन नहीं करते. 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है? 60 सेकंड. मतलब कि अगर 60 इक्वल पार्ट करेंगे तो एक छोटा सा जो एंगल रहेगा उसको हम 1 मिनट बोलते हैं. तो 1 मिनट से अगर कम एंगल यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट सस्टेन कर रहे तो उन दोनों ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम आगे डीडीवी पढ़ने वाले. डीडीवी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उसकी जो कंसेप्ट आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी. मतलब कोई भी सपोज नोटबुक हम पढ़ तो जैसे जैसे हम आईज के क्लोज लेके आएंगे क्या होगा? ब्लर नहीं, अच्छा दिखने लगेगा. समझ में आ रहा है ना? जे अल्फाबेट से वो बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है. लेकिन एक मिनिमम डिस्टेंस होगा जिसको हम डीडीवी बोलते हैं. नॉर्मल ह्यूमंस के लिए 25 सेंटीमीटर होता है, पवन के लिए वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है. तो इस तरह से ये डीडीवी जो है उसके बियॉन्ड अगर हम लेके जाएंगे तो जो एंगल सबटेंड किया था वो लेस देन 1 मिनट होता है एंड उसके बाद में क्या होता है मालूम है आपको, ठीक है. चलो नेक्स्ट. काय चालू आहे तुमचं दोघींचं? लय असतं आज. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ लाइट. अब लाइट का नेचर कैसा होता है एक्चुअल में? वेव होता है, पार्टिकल होता है, ड्यूअल होता है. कैसा होता है हमें मालूम ही नहीं है, ठीक है. हम बस क्या करते हैं, अब तक जो थ्योरीज एक्सप्लेन की गई थी हमारे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उसको कंसीडर करते हैं ऐसा ही है. जैसे कि अब हम यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं तो रे ऑप्टिक्स में हम लाइट का कंसीडरेशन वेव या फिर पार्टिकल या फिर ड्यूअल नेचर, इस तरह का कोई भी नेचर हम कंसीडर नहीं करेंगे. हमारे लिए रे ऑप्टिक्स में लाइट का कंसीडरेशन होगा कि इट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ ओनली. मतलब हम लाइट को क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ रे कंसीडर करेंगे. रे का मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलोड बाय लाइट व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द मीडियम. मतलब लाइट वेव की तरह अप एंड डाउन, क्रस्ट एंड ट्रब, उस तरह का कोई भी मतलब वेव फॉर्मेट में प्रोपागेट नहीं होगा, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा. फिर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते टाइम वेव है, फिर इंटरेक्ट करते टाइम पार्टिकल बन रहा है. इस तरह का कोई भी कंसिडरेशन पूरे रे ऑप्टिक्स में नहीं होगा. समझ में आ रहा है ना? बट लाइट से रिलेटेड हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसको अगर इन शॉर्ट में देखेंगे तो सबसे पहले न्यूटन आता है. बट न्यूटन से भी पहले 1637 में डिसार्ट्स था जिसने सबसे पहले बोला था कि लाइट में पार्टिकल्स होते हैं. क्या होते हैं? लाइट में पार्टिकल्स होते हैं. एंड कौन से पार्टिकल्स होते हैं? जिनको कॉर्पुस्कल्स ऐसे बोला गया था. कॉर्पुस्कल्स का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स. लेकिन ये कॉर्पुस्कल्स कैसे होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इससे रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेनेशन ये डिसार्ट्स ने नहीं दिया था, इसलिए हम डिसार्ट्स से रिलेटेड कोई डिस्कशन करते ही नहीं, ठीक है. एंड सेम टाइम में ये डिसार्ट्स के थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्नेल्स लॉ भी एक्सप्लेन हुआ था. अब स्नेल्स लॉ क्या होता है, जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे. उसके बाद में लाइट के नेचर से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी. राइट डाउन नेचर ऑफ लाइट, उसमें फर्स्ट पॉइंट न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी. अभी न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है? फर्स्ट पॉइंट, एवरी सोर्स ऑफ लाइट emits large number of tiny particles. Every source of light emits large number of tiny particles known as corpuscles. मतलब न्यूटन की थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट वेव नहीं था, क्या था? पार्टिकल था. और पार्टिकल को क्या बोला गया था? कॉर्पुस्कल्स.
Next point, corpuscles are elastic, rigid and weightless. Next point, travels along straight line path. Travels along straight line path with same velocity or with equal velocity in homogeneous medium. With homogeneous medium. Which is greater in denser medium and least or less in rarer medium. बरोबर आहे है ना. आता आपल्याला माहिती आहे, बट त्यावेळी न्यूटननी सांगितलं होते करेक्ट होतं. ठीक है, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन डेंसर मीडियम एंड लेस इन रेयर मीडियम. नेक्स्ट, different colors of light are due to different sizes of corpuscles. Different colors of light are due to different sizes of corpuscles. मतलब लाइट के कलर जो चेंज होते हैं किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, ये जो पार्टिकल होते हैं कार्पुस्कल्स होते हैं उनके साइज के अलाउंग. मतलब बड़ा कार्पुस्कल आ गया रेड कलर का, छोटा कार्पुस्कल आ गया वॉयलेट कलर का, मतलब उसकी साइज चेंज हो गई, लाइट का कलर चेंज होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, वी गेट सेंसेशन ऑफ लाइट व्हेन corpuscles falls on retina. रेटिना काय असते, रेटिना तुला माहिती आहे डोळ्यात असते. गुड. आकांक्षा सांगत होती पायात असते म्हणजे. ठीक आहे. हेच म्हणून गुडघ्यात वगैरे काहीतरी. ठीक आहे. मग हो का, मला वाटलं तुझ्या बाबतीत सांगत होती. ठीक है. रेटिना कहाँ पे होती है, आईज में या ब्रेन में? आईज में होती है ना, कंफर्म. ओके. नेक्स्ट, कॉर्पुस्कल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. मोशन में है, नेग्लिजिबल है लेकिन फिर भी मास है, तो उनको क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है. कॉर्पुस्कल्स पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी. हो गया. तो ये सारे न्यूटन के थ्योरी के एजम्पशंस थे. मतलब नेचर ऑफ लाइट कैसा होता है ये एक्सप्लेनेशन न्यूटन ने किया था. ठीक है, न्यूटन ने दिया था. बट ये एक्सप्लेन करते टाइम आगे जाके जब हमने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया तो हमें समझ में आ गया. क्या क्या समझ में आ गया? नेक्स्ट पॉइंट, डिमेरिट्स और ड्रॉबैक्स और फेलियर ऑफ न्यूटन्स थ्योरी. सबसे इंपॉर्टेंट फेलियर ये था कि जो न्यूटन ने बोला है स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर है किसमें, डेंसर में, बट एक्सपेरिमेंटली जब फौकॉल्ट ने उसको फाइंड किया था तो उसने क्या बोला, स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम. ये सबसे बड़ा फेलियर है. स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर इन रेयर मीडियम देन इन डेंसर मीडियम. एंड दूसरा, Newton's theory was unable to explain refraction, partial reflection and refraction, polarization, partial reflection and refraction, polarization, diffraction. ये सारी जो लाइट से रिलेटेड फेनोमेनन है ये एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन की थ्योरी फेल हो रही थी. ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने क्या किया था, सबसे पहले बोला लाइट में कौन है, पार्टिकल है, कॉर्पस्कल्स है. एंड फिर उनका बिहेवियर जो एक्सप्लेन किया था वो मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग किया था. जैसे स्मूथ सरफेस के ऊपर या फिर पॉलिश सरफेस के ऊपर एक टेनिस बॉल है, उसको अगर हम ड्रॉप करेंगे तो वो क्या करता है, बाउंस बैक करता है. तो इसने बोला था लाइट भी अगर मिरर जैसे पॉलिश सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी तो कॉर्पस्कल्स भी क्या करते हैं, बाउंस बैक करते हैं. इसलिए लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है. कभी कभी क्या होगा कि जो सरफेस जिसके ऊपर कॉर्पस्कल्स इंसिडेंट हो रहा है उसकी अगर स्पेसिंग कॉर्पस्कल्स के साइज से ज्यादा है तो कॉर्पस्कल्स क्या करते हैं, उस सरफेस को पेनिट्रेट करते हैं. एंड पेनिट्रेशन के बाद क्या होगा,
कॉर्पुस्कल्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगा, उस फेनोमेनन को बोला जाता है रिफ्रैक्शन। लेकिन फिर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, इससे रिलेटेड न्यूटन की थ्योरी में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। ठीक है, फिर धीरे धीरे वन बाय वन चेक किया तो सारे पॉइंट जो न्यूटन की थ्योरी के थे, वेरी गुड, इसलिए न्यूटन की थ्योरी क्या होती है, रिजेक्टेड थ्योरी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी ऑफ लाइट, सबसे पहले लाइट वेव के फॉर्म में प्रोपागेट होता है थ्रू द मीडियम। ये एक्सप्लेन किसने किया था, हाइजीन। किसने किया था, न्यूटन 1675। उसके बाद में 1678 में कौन था, यूजीन का हाइजीन, जो ऐसा तो जीन गया। ठीक है, हाइजीन। और ये हाइजीन ने क्या एक्सप्लेन किया था, हाइजीन थ्योरी ऑफ लाइट, इसको बोला जाता है वेव थ्योरी ऑफ लाइट। क्या होती है वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेरी गुड, राइट डाउन। एवरी सोर्स ऑफ लाइट emits, every source of light emits light, every source of light emits light in the form of longitudinal waves। कौन से waves, longitudinal waves। अब longitudinal waves मतलब कौन से, longitudinal waves मतलब जिनको प्रोपागेट होने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें क्या होता है, वाइब्रेशन पैरेलल होते हैं टू द प्रोपागेशन ऑफ वेव। मतलब वहां पे क्या होता है, कॉम्प्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस होते हैं, मतलब मीडियम का प्रेशर एंड डेंसिटी चेंज होता है। वेरी गुड, ठीक है, ये होते हैं लॉन्जिट्यूडनल वेव। इस तरह का नेचर किसने एक्सप्लेन किया था, हाइजीन ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला कंटिन्यू करा, काय दिलंय, प्रोपागेट्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स व्हिच ट्रैवल्स विथ equal velocities in homogeneous medium, which travels with equal velocities in homogeneous medium, which is greater in rarer than in denser। in homogeneous medium, homogeneous medium which is greater in rarer than in denser। जो एक्सपेरिमेंटली क्रॉस चेक किया बाद में तो वो करेक्ट था। ठीक है, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाइजीन की थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। एंड आज भी हम वही फॉलो करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ, मतलब वही, वायलेट है तो वेवलेंथ कम होगी, रेड होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, बट ये एक्सप्लेन करते टाइम प्रॉब्लम क्या हुआ कि हाइजीन ने बोल दिया कि लाइट प्रोपागेट हो रहा है किसके फॉर्म में, लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। बट लॉन्जिट्यूडनल वेव इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब द वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। फिर बाद में इसके थ्योरी के ऊपर क्वेश्चंस आ गए कि सन से लेके अर्थ तक जो भी लाइट प्रोपागेट हो रही है, तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो पर्टिकुलर लिमिट तक एग्जिस्ट है, नियर अबाउट 1600 किलोमीटर। उसके बियॉन्ड एटमॉस्फेयर का कुछ भी पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं है। तो फिर भी ये सनलाइट सन से लेके अर्थ के सरफेस तक कैसे ट्रैवल करती है, फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइजीन ने क्या एक्सप्लेन किया था, ल्यूमिनिफेरस ईथर। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टू एक्सप्लेन प्रोपागेशन ऑफ लाइट, टू एक्सप्लेन प्रोपागेशन ऑफ लाइट थ्रू वैक्यूम, to explain propagation of light through vacuum, Haydn suggested existence of hypothetical medium, hypothetical medium। Haydn suggested hypothetical medium। कौन सा hypothetical medium, पवन, वेरी गुड, ल्यूमिनिफेरस ईथर, ईथर ड्रैग। ठीक है, ल्यूमिनिफेरस ईथर, ये मीडियम वैक्यूम में सब तरफ प्रेजेंट है, ऐसे उसने सजेस्ट किया। ठीक है, क्या लिखा है फिर, हाइजीन हैव सजेस्टेड एग्जिस्टेंस ऑफ हाइपोथेटिकल मीडियम, कौन सा, ल्यूमिनिफेरस ईथर, व्हिच हैज जीरो डेंसिटी, व्हिच हैज जीरो डेंसिटी एंड व्हिच इज ट्रांसपेरेंट।
जीरो डेंसिटी एंड ट्रांसपेरेंट. इट मीन्स ट्रांसपेरेंट है मतलब हम उसको देख नहीं सकते. जीरो डेंसिटी है मतलब मास ही नहीं उसको, मतलब उसको मेजर भी नहीं कर सकते. फक्त कोणाला माहिती होतं? हायजीन. ऐसा मीडियम वहाँ पे एग्जिस्ट है. ऐसे इसने बोला था. क्यों बोलना पड़ा उसको? क्योंकि उसके थ्योरी में उसने लॉन्जिट्यूडनल वेव को इंट्रोड्यूस किया. ओके. फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली जब वेरिफिकेशन हुआ तो माइकलसन एंड मॉर्ली इन्होंने क्रॉस चेक किया था. फिर उनके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये थे कि इस तरह का कोई भी मीडियम इधर ड्रैग अर्थ के सराउंडिंग में मतलब वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करता. फिर हमने मॉडिफाई करके बोला कि जो इसने लॉन्जिट्यूडनल वेव बोले थे वो लॉन्जिट्यूडनल नहीं है. कौन है? ट्रांसवर्स. बट ट्रांसवर्स को भी मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड है. फिर हमने बोला ये ट्रांसवर्स है. बट कौन से ट्रांसवर्स है? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इनको मटेरियल मीडियम ही रिक्वायर्ड है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट. इसके फेल्यूर. सबसे पहले इसने बोला था लॉन्जिट्यूडनल वेव, बट लाइट इज प्रोपागेटिंग इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. According to Huygens, light is propagating in the form of longitudinal wave, but it is propagating in the form of transverse electromagnetic wave. Next one. According to Michelson and Morley, no ether drag exists. No ether drag exists around the earth. No ether drag exists around the earth. Next one. It was unable to explain propagation or rectilinear propagation of light. It was unable to explain rectilinear propagation of light. मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में क्यों प्रोपागेट होती है ये भी एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी की जो भी पोस्टुलेट थे वो सफिशिएंट नहीं थे. इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट. नेक्स्ट. अनेबल टू एक्सप्लेन रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन के बाद में अनेबल टू एक्सप्लेन फिनोमिनन लाइक पोलराइजेशन, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. पोलराइजेशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. पोलराइजेशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हाइजीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हो सकते. ठीक है. फिर ये आ गए हाइजीन थ्योरी. बट इसने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला था? लाइट प्रोपागेट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव. इसलिए हाइजीन की थ्योरी को हम बोलते हैं वेव थ्योरी. बाद में हमने इसको मॉडिफाई करके इसको ही फॉलो किया था. ठीक है. इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरी आती है मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी. मैक्सवेल्स थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अभी मैक्सवेल के बारे में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ा था. क्या किया मैक्सवेल ने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये न्यू टाइप की वेव के बारे में आइडिया दिया था जो क्या करते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं फ्रॉम वैक्यूम ऑल्सो एंड ट्रैवल करते विथ वेरी हाई स्पीड. कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. राइट डाउन. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, according to Maxwell's electromagnetic theory, electromagnetic waves can travel through vacuum also. Electromagnetic waves can travel through vacuum also. ठीक है. नेक्स्ट. It can travel with very high speed, that is 3 × 10⁸ meter per second. 3 × 10⁸ meter per second. And both properties are also obeyed by light. दोनों भी प्रॉपर्टी लाइट ओबे कर रहा था. लाइट भी वैक्यूम में से ट्रैवल करता है एंड लाइट की भी स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸. इसको सबसे पहले किसने मेजर किया था? फिजाऊ. किसने किया था? फिजाऊ. ठीक है.
तो इसके बाद हमने कंसिडर किया कि लाइट प्रोपागेट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देयरफॉर light is considered as electromagnetic wave। बट उसके बाद में क्या क्या हुआ था हमने ड्यूअल नेचर में पढ़ा। हेनरिक हर्ट्ज आ गया, फिर हॉलोक लीनार्ड आ गए, फिर मैक्स प्लैंक आ गया, मैक्स प्लैंक के बाद में आइंस्टाइन आ गया, आइंस्टाइन के बाद में डी ब्रोगली आ गया, डी ब्रोगली के बाद में कुछ नहीं, ठीक है, चल रहा है अभी तक कंफ्यूजन। तो लास्ट थ्योरी लिखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। According to Max Planck, light consists of, according to Max Planck, light consists of packets of energy, given by E equal to h into nu, E equals to h into nu। एंड इन सब का कंक्लूजन क्या है वो हमने स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था। मतलब हम जब तक ऑप्टिक्स पढ़ेंगे हमारा कंसिडरेशन क्या होगा, लाइट मतलब इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रोपागेट्स थ्रू द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड विच कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, ईच फोटॉन हैज ए एनर्जी E equals to h into nu। उसमें से सिर्फ जो स्पेक्ट्रम ह्यूमन आईज सेंस कर सकता है या फिर विजिबल टू ह्यूमन आईज है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ होती है फ्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम टू द 7000 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? तो ये हो गया नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन। तो आगे हमारा डिस्कशन जो रहेगा उसमें कंसिडरेशन क्या क्या है, फिर से एक बार, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी मतलब फोटॉन्स, ईच फोटॉन एनर्जी E equals to h into, it propagates through the medium in the form of electromagnetic wave। इसका नेचर ड्यूअल नेचर ही है, जब तक मीडियम में से प्रोपागेट करेगा तब तक वेव, एंड जब ये मटेरियल के साथ इंटरैक्ट करेगा तब पार्टिकल, ठीक है। पार्टिकल एंड वेव इनको कंबाइन करने वाला इक्वेशन P by H का H by P, लैम्बडा इक्वल्स टू H by P, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, P मतलब मोमेंटम, मतलब पार्टिकल भी है एंड वेव नेचर भी है, ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वेरी गुड, अपनी प्राइवेट ब्रांच है, ठीक है नहीं। लाइट इज ए, सॉरी, ऑप्टिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद नेचर ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। काय म्हटलं पवन? बर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। पवन, व्हॉट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? चष्मा, व्हेरी गुड, अजून गॉगल, चष्म्याच्या काचा, गॉगलच्या काचा, आहे की नाही, खिडकीच्या काचा, अजून नेचर, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। तो ऑप्टिक्स में हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं? बेसिकली लाइट का नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसका बिहेवियर, इनकी कंबाइन स्टडी करने वाली फिजिक्स की ब्रांच मतलब कौन होगा? ऑप्टिक्स होगा, ठीक है। एंड ऑप्टिक्स में जैसे पवन ने बोला हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी पढ़ेंगे, बट उसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके रखा है। ड्यूअल नेचर का जो पार्ट था यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, अब तक नेचर देख लिया, अब उसको छोड़ दो। आगे हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज, दो टाइप के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें से फर्स्ट वन आएगा रे ऑप्टिक्स, राइट डाउन, रे ऑप्टिक्स। कन्फ्यूज नाही व्हायचं बघा, लाईट मध्ये खूप कन्फ्युजन आहे, त्यामुळे आपण काय करणार, ज्या टॉपिक मध्ये ज्या अकॉर्डिंग आपल्याला सिलेबस दिलाय आपण त्या अकॉर्डिंग स्टडी करणार, सगळं कंबाईन करून गोल करायचा नाही, नाहीतर आपल्याला माहिती आहे 75, 78, 1801, 1820, 1849, 1854, 1887, देन 1896, 1901, 1905, 1923 कसे कसे गोळ झाले ते आपण बऱ्याच वेळा बघितलंय, बराबर। 1675 में न्यूटन, उसके बाद 1678 में हाइजीन, 1801 में थॉमस यंग जिसने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया था, 1820 में यही फोकल्ट स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर इन रेयर बोला था, 1849 में फिजाऊ स्पीड की लाइट 3 × 10⁸ मेजर की थी, 1854 में मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, 1887 में उसने फोटो मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइडिया दी थी,
फिर 1896 में एक्सपेरिमेंट किया ऑलोकैन, 1901 में मैक्स प्लैंक आके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन कर ली, 1905 में आइंस्टाइन आके ड्यूअल नेचर एक्सप्लेन किया, एंड डी ब्रोगली ने फिर आइंस्टाइन की थ्योरी को रिजेक्ट करके क्या बोला, आइंस्टाइन की थ्योरी क्या बोलती है, क्या होती है आइंस्टाइन की थ्योरी? शांत बस. मासला डिजनरेट, मासला कसं डिजनरेट करता येतं? तू डिस्ट्रॉय म्हणते पहिल्यांदा. इक्वल टू एमसी स्क्वेअर नाही लाइट मध्ये काय होतं, मतलब आइंस्टाइन ने क्या बोला था, वेव बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल, बट डी ब्रोगली क्या बोलता है, वेव डजंट बिहेव्स लाइक ए पार्टिकल बट पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए. ठीक है, बट हे जिथं तिथं जसं तसंच घ्यायचं, कळालं ना. जैसे की रुदरफोर्ड पढ़ रहे तो वहाँ पे उसका एटॉमिक मॉडेल क्या था वही पढ़ना है, तिथं तिथं ज्ञान शिकवायला जायचं नाही. न्यूट्रॉन पण असतो, प्रोटॉन पण असतो, कळालं ना. हे नंतर कळालं, कोणी सांगितलं, ऐसे थॉमसन था, थॉमसन का स्टूडेंट रुदरफोर्ड, रुदरफोर्ड की स्टूडेंट चैडविक एंड गोल्डस्टेन. समझ में आ रहा है ना, म्हणजे त्यांच्याकडून शिकले, त्याच्यामुळे आपण मध्येच तिथं कळाल तुम्हाला. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्टिक्स डिस्कस करेंगे. तो ऑप्टिक्स में क्या होगा, बाकी थ्योरी को छोड़ के एक रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, दूसरा स्टडी ऑफ by considering propagation of light along straight line path. Study of light by considering propagation of light along straight line path. Straight line path. एंड उसके बाद में वेव ऑप्टिक्स में क्या होगा, फिर स्टडी ऑफ लाइट बाय कंसीडरिंग प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. कौन से वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स. कौन से ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स. क्लियर है ना. परत एकदा हे बघा, नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन था, सॉल्व हुआ ऐसे लगा था, लेकिन और कंफ्यूजन बढ़ गया. फिर वो कंफ्यूजन से रिलेटेड थ्योरीज हमने अलग अलग टॉपिक में डिस्कस किए. यहाँ पे हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे कंसिडरेशन हमारे दो होंगे. तो रे ऑप्टिक्स पूरा अलग होगा, वे ऑप्टिक्स पूरा अलग होगा. रे में हमारा कंसिडरेशन क्या होगा कि लाइट ट्रैवल करता है अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, इसलिए रे ऑप्टिक्स रिलेटेड कोई भी थ्योरी, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी कंसेप्ट पढ़ते टाइम हम वेव नेचर की थ्योरी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे. एंड जब हम वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो जो वेव से रिलेटेड फिनोमिनन, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, पोलराइजेशन में अप्लाई करेंगे. मतलब जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए लाइट कौन है, सिर्फ रे है. एंड जब वे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए लाइट कौन है, सिर्फ वेव आहे. कळालं ना. ही जिथं तिथं आहे तसंच अप्लाय करायचं, याला कन्फ्यूज करायचं नाही. नाहीतर गायत्री परत येऊन मग सर लाइट रे आहे का मग वेव आहे. लाइट रे पण आहे, लाइट वेव पण आहे. रे ऑप्टिक्स मध्ये रे आहे, वेव ऑप्टिक्स मध्ये वेव है. कळालं ना. इकडचं तिकडे गोल करायचा नाही. ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स समझ में आ गया. ऐसे दो ब्रांचेस होगी अगेन ऑप्टिक्स की, जिसको हम सेपरेट पढ़ने वाले. तो पहले डिस्कशन शुरू करना है हमें अबाउट रे ऑप्टिक्स. राइट डाउन, रे ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स, अब इसको डिफाइन तो किया था. तो रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट पॉइंट आता है रे ऑफ लाइट. अनिकेत, व्हाट इज अरे? अरे म्हणजे असं, बंडल ऑफ लाईट म्हणजे अरे. व्हॉट इज अरे? गायत्री, तुला अरे नाही माहिती? अरे हां, तू सांग कशाची अरेंजमेंट. राईट डाऊन, रे ऑफ लाईट. अरे काही नसते इथं. ठीक आहे, रे ऑफ लाईट असतो. अरे कुठं असतो, मॅथ्स मध्ये असतो. ठीक आहे, व्हेरी गुड. नंबर ऑफ सेल कंबाईन टू फॉर्म अरे. हे कुठून आणलं तू आता? अरे तू नवीन सब्जेक्ट बनवतो काय पवन एखादा? हो, सोलार मध्ये. मग ते सोलार सेल म्हण ना तू, मला वाटलं बायोच्या सेल. ठीक है, रे तो अरे झाला बेटा, हे रे आहे, अरे नाही. रे पवन, अरे पवन वेगवेगळे. ठीक है, राइट डाउन. रे ऑप्टिक्स क्या होता है? रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स नहीं सॉरी, रे ऑफ लाइट. क्या होता है रे ऑफ लाइट? स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट
line path along which light travels. Straight line path along which light travels is called as ray of light. मतलब हमें पूरा रे ऑप्टिक्स पढ़ते टाइम जब भी रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन उसमें इमेज, फिर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जो भी चीजें फाइंड करनी है हर बार हमें हेल्प कौन करेगा? रे फाइंड करेगा. तो रे मतलब क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पाथ जिसके अलोंग लाइट ट्रैवल कर रहा था. और इसको हम कैसे ट्रैवल करेंगे? डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन होगी, जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पे एंड हो रहा है उसके डायरेक्शन में ये एरो हेड होगा. ठीक है. एंड इन जनरल हमारा कन्वेंशन होता है लाइट रे ऑलवेज ट्रैवल करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कहां पे? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इसका मतलब राइट टू लेफ्ट नहीं आता है क्या? आता है. रिफ्लेक्ट होके आ सकता है, बट अगर सोर्स से निकल रहा है तो इन जनरल लेफ्ट टू राइट जाता है. ठीक है. तो उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बीम ऑफ लाइट. वेरी गुड. बीम ऑफ लाइट क्या होता है? बीम ऑफ लाइट बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट. बीम ऑफ लाइट मतलब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ एंड बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई. क्या डिफरेंस है? रे मतलब अकेला आया, बीम मतलब सबको लेके आ गया. ठीक है. तो बीम ऑफ लाइट मतलब बंडल ऑफ लाइट रेज. बंडल ऑफ लाइट रेज. अब ये जो बीम है ये पैरेलल भी हो सकती है. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट मतलब उसके बाद में ये कॉन्वर्ज भी हो सकती है या फिर डाइवर्ज भी हो सकती है. ठीक है. पैरेलल मतलब क्या होगा? कॉन्वर्ज मतलब असं म्हणजे सगळे एका पॉइंटला येऊन एंड होतात. ठीक है. मतलब सब लाइट रे अगर एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज हो रहे म्हणजे असं है कि नहीं. एंड डाइवर्ज होंगे मतलब एक पॉइंट से अगर सब अवे जा रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट. ये क्या हो गई? कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट. ये क्या हो गई? पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो कॉन्वर्ज डाइवर्ज ये हमें नंबर ऑफ टाइम्स आगे यूज करना है. तो कॉन्वर्ज मतलब, डायवर्ज मतलब जाणे, अवे जाणे. व्हेरी गुड. कॉन्वर्ज म्हणजे एकत्र येणे. बर. नेक्स्ट, सेल्फ ल्यूमिनस. इन जनरल थ्योरी क्या होती है? देखो, जो भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट लिहू नका आहे, ऐकून घ्या. जो भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सोर्स ऑफ लाइट होते हैं. समझ में आ रहा है ना? जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है. क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वॉल हमें दिखाई दे रही है, ट्यूब भी दिखाई दे रही है. तो सोर्स ऑफ लाइट कौन है? ट्यूब भी है एंड वॉल भी है. जो सोर्स ऑफ लाइट नहीं है वो हम देख ही नहीं सकते. जैसे क्या नहीं देख सकते हम? यहाँ पे एयर नहीं देख सकते. तो एयर यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं है. पवन कळतंय का? मला बघू शकतो पवन तू? तो मैं भी क्या है यहाँ पे? सोर्स ऑफ लाइट हूँ. ठीक है. तो एवरी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख सकते हैं वो एक्चुअल में क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट होता है. एंड इसके अकॉर्डिंग हम लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक होता है सेल्फ ल्यूमिनस एंड दूसरा होता है नॉन ल्यूमिनस. राइट डाउन. सेल्फ ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट. 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 जैसे कि सन है, जैसे कि ये ट्यूब है. क्या होता है इसका मतलब? जेलीफिश. स्वतःचा लाईट असतो का जेलीफिशला? कुठं बघितली तू? कोणत्या? घरच्या पिण्याच्या पाण्यात बघितली का? बुक मध्ये रीड केलंय? आहे का? असतं का? असतं का बायोवाले? नाही, ते सेल्फ ल्युमिनस म्हणजे स्वतःची लाईट प्रोड्यूस करतो, ते इमिट करतो. जुगनू त्याला काय म्हणता? काय? रात काय म्हणतो त्याला?
मी एक्झाम्पल सांगितलं होतं ना, काही लोक असे यांची अलौकिक बुद्धिमत्ता असते, यांना माहीत असेल दोघी तिघींना. 2017-16-17ची एक स्टुडंट आहे माझी, शिवानी गोराडे म्हणून, BSc बायोटेक करते, आणि त्या बायोटेकमध्ये तिला MSc बायोटेक नंतर PhD करायची, आणि त्या PhD मध्ये तिचा हा प्रोजेक्ट असणार आहे. तो ते जुगनू काय म्हणते, त्याचं नाव काय? हां, रातकिडा असतो रे, काजवा. हां, रातकिडा म्हणतो, किर करतो का तुझ्यासारखा, तू रातकिडा असतो. ठीक आहे, काजवा असतो, काजवा. हां, त्याला स्वतःची लाईट असते ना, तर त्या, आता तुम्ही कोणी लगेच प्रोजेक्ट घेऊ नका तो बरं का, म्हणजे काय डोक्यात येतं कोणाच्या, आणि कसे ते ग्रेट कसे असतात कॉमनपेक्षा, याचं एक एक्झाम्पल मी सांगतोय. तर तिला बोल बोल नाही, तुला सांगितलं असेल बोल, नाही. तर तुझं काजवा असतो, त्याच्यामध्ये जी लाईट प्रोड्यूस करणारे जे काही त्याचे जीन असतील, जे काही असेल ते तिला प्लांट्समध्ये ट्रान्सफर करायचे. मग जेणेकरून काय होणार, आहेत का, नाही, तिला आर्टिफिशियली प्रत्येक प्लांटमध्ये ते ट्रान्सफर करायचे, जेणेकरून स्ट्रीट लाईटची गरज नाही पडणार. म्हणजे आपल्या आजूबाजूला जर आपण ते झाडं लावले, जसं ते झाडांमध्ये करतात ना काहीतरी, काय म्हणतात त्याला आता, हो हो, बायोटेक्नॉलॉजीच्या हेच करायचं, बायोटेक्नॉलॉजी नंतर तेच करायचं. ठीक आहे, म्हणजे अशा पद्धतीचे काहीचे काय म्हणतात आपण, नाही तर आपला पवन ऑप्टिकल इन्स्ट्रुमेंट, चष्मा. ठीक आहे, कम टू द पॉइंट. सेल्फ ल्युमिनस लिहा, काय असतं सेल्फ ल्युमिनस, पवन, सेल्फ ल्युमिनस काय लिहिलं, सेल्फ ल्युमिनस म्हणजे source of light which produces or which has its own light. Source of light which has its own light, ये हो गया सेल्फ ल्यूमिनस. एंड नॉन ल्यूमिनस मतलब जो दूसऱ्याची उधार घेऊन हवा करतो, कड़ा ना, जैसे मून है, मून पे क्या होता है, सन की लाइट इंसिडेंट होती है, फिर रिफ्लेक्ट होके अर्थ के ऊपर आती है, तो मून कौन हो गया, नॉन ल्यूमिनस. ये वॉल कौन हो गई, नॉन ल्यूमिनस. नॉन ल्यूमिनस मतलब क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट विच डज नॉट प्रोड्यूसेस लाइट और डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ल्यूमिनस, सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, नॉन ल्यूमिनस मतलब खुद की लाइट नहीं होती है. ठीक है, बट फिर भी एज ए सोर्स बिहेव करता है. ठीक है, अब यहां पे ये सेल्फ ल्यूमिनस है, एंड अगर वो सेल्फ ल्यूमिनस के साथ साथ लाइट इमिट करने के लिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब अगर वो हॉट है, तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इन, क्या बोला जाता है, इन, क्या ये, incandescent source of light. If self luminous source of light is hot, then it is known as and if it is cool, luminescent. जैसे कि सन है, सन कैसा होता है, इनकैंडिसेंट. एंड ये ट्यूब है, ये ट्यूब कैसी है, एवढी नहीं होत ना एज कंपेयर टू, म्हणजे मतलब लाइट इमिट करने का बेसिक रीजन जो है वो अगर टेम्परेचर है, हीट है, तो वो इनकैंडिसेंट. एंड अगर टेम्परेचर रीजन नहीं है, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से लाइट इमिट हो रहा है क्या, नहीं रे, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है ना, इसकी वजह से वो लाइट इमिट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ल्यूमिनेसेंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया. जैसे वैक्यूम ट्यूब भी आती थी कंप्यूटर के लिए, वो भी सेम थी. एंड उसके बाद में हे कुठतरी येतील वर्ड, त्यामुळे अगोदरच इंट्रोड्यूस करतो. फ्लोरोसिन एंड फॉस्फोरोसिन, क्या होता है इनमें डिफरेंस. जो ल्यूमिनेसेंस सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उनमें यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, एक्साइट होता है, ट्रांजिट करता है, फिर इमिशन होता है. तो ये ट्रांजिशन का एंड इमिशन का टाइम इंटरवल अगर लेस देन 10⁻⁻8 सेकंड है तो वो फ्लोरोसिन बनेगा. अदरवाइज क्या बनेगा,
राइट डाउन। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब सेल्फ ल्यूमिनस मतलब जिसकी खुद की लाइट है, नॉन ल्यूमिनस मतलब दूसरों की लाइट रिफ्लेक्ट करके वो सोर्स बन रहा है, ठीक है। अभी सेल्फ ल्यूमिनस में अगर हॉट है तो, एंड अगर कूल है, कोल्ड नहीं कूल है तो, एंड अगर वहां पे एक्साइटेशन टाइम इंटरवल लेस देन -8 सेकंड है तो फ्लूरोसेंस, एंड अगर ग्रेटर देन 10⁻⁸ है तो फॉस्फोरोसिन। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में बोला जाता है कि ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, इनकॅन्डेसेंट सोर्स ऑफ लाइट, फिर वहाँ पे कन्फ्युजन नहीं होना इसलिए इंट्रोड्यूस किया है, याला काही पाठ करायचं लक्षात ठेवायचं असं काही नाही, ठीक है। इन जनरल बस इसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। अब आते पॉइंट के ऊपर। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हम? रे ऑप्टिक्स पढ़ने वाले। तो रे ऑप्टिक्स में हमें दो ही फेनोमिनन पढ़ने। क्या पढ़ना है? पहले रिफ्लेक्शन पढ़ना है एंड उसके बाद में रिफ्रैक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दो ही फेनोमिनन होंगे पूरे टॉपिक में। बस हम क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्शन पढ़ते टाइम फ्रॉम प्लेन सरफेस पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? फ्रॉम प्लेन सरफेस, एंड उसके बाद में वही पढ़ेंगे फ्रॉम कर्व सरफेस। अब प्लेन सरफेस मतलब कौन? मिरर, जैसे प्लेन मिरर है। कर्व सरफेस में आरसा, वेरी गुड, ठीक है। कर्व सरफेस मतलब कौन? लेंस। मिरर, कौन सी मिरर? स्फेरिकल मिरर। फिर कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। उसके बाद में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम। रिफ्रैक्शन का मतलब आरपार। काय आरपार? बस आरपार गेला म्हणजे रिफ्रॅक्शन झालं का? म्हणजे लाईटचं एका मीडियम मधून दुसऱ्या मीडियम मध्ये जाण्याला रिफ्रॅक्शन म्हणतो का आपण? काय कमी जातो का? असं कोण म्हटलं तुला? पूर्ण जात नाही लाईट? हां, कमी जाते का? तुला बरं सगळ्यांचं म्हणणं कळतं पवन। देखो, मीडियम चेंज हो रहा है उसको रिफ्रैक्शन नहीं बोला जाता। मीडियम के चेंज होने से जो बेंडिंग हो रही है उसको रिफ्रैक्शन बोला जाता है। रिफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सूरज, कड़ा लगा? तो वही रिफ्रैक्शन फिर से हम पढ़ेंगे फ्रॉम प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस, एग्जांपल खिड़की। देन रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस, लेंस, चश्मा, पवन सा चश्मा, ठीक है। यही दो फिनोमिनन हम पढ़ेंगे, बट इसके साथ फिर कॉम्प्लीमेंट्री डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी आएगा। एंड डिस्पर्शन पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे वहां पे? प्रिज्म एंड रिलेटेड फिनोमिनन पढ़ेंगे, ठीक है। बट ये सारा इनडायरेक्टली रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की वजह से ही होता है। तो हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, यही हमारा रे ऑप्टिक्स का बेसिक सिलेबस रहेगा। क्लियर? सो राइट डाउन नेक्स्ट रीडिंग, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इनटू सेम मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि देखो क्या होगा, सपोज आपको प्लेन सरफेस दिया है एंड ये प्लेन सरफेस के ऊपर यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है वहाँ पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ता है एंड ये लाइट रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगी। फिर प्लेन सरफेस अगर हम ऐसे लेंगे तो क्या होगा? अगेन ये नॉर्मल रहेगा जहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है, फिर ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा। मतलब जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस जा रहा है, ठीक है। एंड प्लेन की जगह पे अगर हमें कॉन्केव देंगे सरफेस, ये कॉन्केव है कॉन्वेक्स है? अब जाके कॉन्केव बना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहाँ से हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? नॉर्मल। फिर लाइट रे इंसिडेंट हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, ठीक है। अब ये कॉन्केव या कॉन्वेक्स है?
जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक मालूम नहीं होगा, ठीक है। अब क्या बना ये कॉन्वेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो गई और इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे नॉर्मल, नॉर्मल कसा ड्रॉ हो रहा था 90 डिग्री परपेंडिक्युलर कोणाला, या सरफेसला परपेंडिक्युलर, कशामधला अँगल 90 पाहिजे प्रत्येक वेळी, या पॉईंटच्या टँजंटला परपेंडिक्युलर, मग असा टँजंट ड्रॉ करून याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करू का, हा नॉर्मल आहे, बरोबर आहे का। तू काय सांगत होती दोघांमधला अँगल 90 पाहिजे, कोणामधला, इंसिडेंट अँड रिफ्लेक्टेड रे मधला। तो कर्व सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करते टाइम क्या करना है हमें, जहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है उसमें से लाइन ड्रॉ करनी है जो पास होगी थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कळालं। चलो राइट डाउन, क्या लिखा था, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के लिए फर्स्ट पॉइंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या होते लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने हैं, बेसिकली देयर आर 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट वन, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि लाइट रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है O, तो ये O में से हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अगर प्लेन मिरर है तो नॉर्मल कैसा होगा, मिरर को परपेंडिकुलर होगा। कहाँ से ड्रॉ करेंगे, जहां पे लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, जैसे कि लाइट रे अब आके इंसिडेंट यहाँ पे हो रहा है, फिर ये इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, कहाँ पे जाएगा, वापस इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो लाइट रे यहाँ पे O से लेके ए से लेके O तक, इसको क्या बोला जाता है, इंसिडेंट रे। देन O से लेके B तक ये कौन होगा, रिफ्लेक्टेड रे। देन एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देन एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड ये बनेगा थीटा जी, क्या होगा थीटा जी, मतलब एंगल ऑफ ग्लास, वेरी गुड, एंगल ऑफ ग्लास, ग्लांसिंग एंगल, कौन सा एंगल, ग्लांसिंग एंगल, ठीक है। और ये ग्लांसिंग एंगल कैलकुलेट कैसे करेंगे हर बार, 90 माइनस आई, ठीक है। देन लाइट रे अगर यहाँ पे मिरर नहीं होती तो इस लाइट मतलब इस पाथ के अलोंग ये ट्रैवल करता, तो ए बी सी, ओ सी को क्या बोलेंगे, पहिले बघ ना मी काय ड्रॉ केले, काय विचारलंय, ओ सी अँगल आहे का, क्या है ओ सी, फिर वेरी गुड, फिर उसको क्या बोलेंगे, अनडिवेटेड रे, कौन सा रे, अनडिवेटेड रे, जिसका डेविएशन ही नहीं हुआ, डेविएशन नहीं हुआ मतलब बेंडिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंड अनडिवेटेड रे, इनके बिटवीन का जो एंगल आता है वो बनेगा डेल्टा। डेल्टा मतलब क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ये डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है, देखो ये लाइन का पूरा एंगल 180, इसमें से I एंड R सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे, मतलब ये क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस I प्लस R। बट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन उसके लॉज अभी लिखेंगे हम, I ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होता है, R होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, डेल्टा इक्वल्स टू 180 माइनस 2I, एंड ये डेल्टा इज इक्वल्स टू बनेगा पाई माइनस 2I। ये हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। क्या लिखा है आपने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ना, फर्स्ट लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के दोनों साइड में चाहिए। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल
must lie in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal must lie in same plane. इसका मतलब क्या है? जैसे ये वर्टिकल प्लेन में लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, नॉर्मल भी इसी प्लेन में, एंड लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहा है, नहीं चलेगा. वर्टिकल प्लेन में तो तीनों वर्टिकल प्लेन में चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चाहिए. ठीक है. एंड थर्ड वन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. कहीं पे भी कैसा भी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसमें कभी भी कोई भी चेंज नहीं होगा. ऑलवेज एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. अभी डायग्राम ड्रॉ करो एंड सब टर्मिनोलॉजी लिख लो. Angle of incidence becomes equal to angle of reflection. हो गया. हो गया क्लियर. चलो अब उसके बाद में और एक इक्वेशन लिखा है, देखो क्या है वहां पे. बी कैप इक्वल्स टू ए कैप माइनस 2 इन ब्रैकेट ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप. क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. स्टार मार करके लिखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन वेक्टर फॉर्म. जहां पे देखो ये जो AO था इसको हम क्या बोलेंगे, ए कैप. OB मतलब क्या होगा, बी कैप. एंड ये बनेगा एन कैप. तो वन बाय वन बी कैप की मीनिंग क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे. OB मतलब कौन है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड रे है ना. तो वो इक्वेशन लिखो, उसके साथ लिखो नीचे बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे. ए कैप क्या है, ए कैप यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे. एंड एन कैप यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल. यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल. मॉडल देख मिनट. यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल. जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको बोला है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है अलोंग अ वेक्टर, और इंसिडेंट वेक्टर जो है वो आपको बोला है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है ऑन अ प्लेन मिरर. और मिरर कहां पे है, वाई जेड इस प्लेन में है. तो यूनिट वेक्टर अलोंग द रिफ्लेक्टेड रे कैन बी, यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे हमें फाइंड करना है. क्वेश्चन क्या है, इंसिडेंट होने वाला लाइट रे इसके अलोंग आ रहा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप. देन मिरर कहाँ पे है, वाई जेड प्लेन में. तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे होगा उसके अलोंग का यूनिट वेक्टर हमें फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन होगी. क्या होगा, सबसे पहले ये बोलो मुझे
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप दिया है, उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? काढा ना युनिट वेक्टर. लगेच काय म्हटले काय नाही, लय इंटरेस्ट आपल्याला. याचा युनिट वेक्टर विसरले, कसा काढायचा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय √3. वैष्णवी यूनिट वेक्टर कैसे निकालते थे? एक गिवन वेक्टर अपन उसका मॉड मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा यहाँ पे? ए कैप इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय √3. कैसे आ गया? मॉड मतलब रूट ऑफ 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर प्लस 1 स्क्वेअर. हे आठवते सगळ्यांना? ए कैप हो गया. अब बात आएगी एन कैप की. एन कैप कहां पे आएगा? वाई जेड बोला है, वाई जेड. वाई जेड को, वाई जेड में कौन है? मिरर. कुठे गेली? इकडे मिरर. ठीक है, वाई जेड में तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है ना उसको, तो वाई जेड को परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स. एक्स के अलावा कौन होता है? आई कैप. फिर वो प्लस आई कैप भी हो सकता है या फिर माइनस आई कैप भी हो सकता है. मतलब यहाँ पे एन कैप क्या बनेगा? प्लस माइनस आई कैप. बस हमें क्या करना है? यहाँ पे पुट करके सिंप्लीफाई करना है. देखो बी कैप इक्वल्स टू ए कैप कितना है? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप √3 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में कौन है? ए कैप एंड एन कैप, इनका डॉट प्रोडक्ट. तो यहां पे डॉट प्रोडक्ट करते टाइम 1/√3 तो कॉमन आएंगे. तो जे कैप डॉट आई कैप के कैप डॉट आई कैप 0 होता है. डॉट प्रोडक्ट याद है ना? तो क्या आएगा? प्लस माइनस आई कैप अपॉन √3 इंटू कौन है? ठीक आहे, 1 घेतला आपण, पण बाहेर एन कॅप आहे ना, तो एन कॅप मध्ये आला. एन कॅप मतलब कौन है? जमल का असलेली तर का 2 स्टेप लिहू एक्स्ट्रा? ठीक है, क्या आ गया? प्लस माइनस आई कैप बाय √3. क्लियर है? तो अभी इनको ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे. एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3 माइनस, इसको अगर प्लस लेंगे तो माइनस टू इंटू प्लस माइनस क्या आ रहा है? 2 आई कैप बाय √3 एंड और क्या होगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डिवाइडेड बाय √3 प्लस 2 आई कैप अपॉन √3. ले अवघड झालं. कळालं कितपर्यंत? आता पुढे सोपं आहे बाळांनो. हे बघा, दोघांचा डिनॉमिनेटर सेम आहे की नाही? मग इथं काय येईल? आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय √3. एंड यहाँ पे क्या आएगा? 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय √3. हो गया? हे कधी कसं काय घुसलं मध्येच रिफ्लेक्शन मध्ये? तो इस तरह के अगर वेक्टर फॉर्म में डेटा देंगे तो हमें क्या करना है? वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करना है. ओके, next, if a light ray incident at an angle of incidence, हे लिहून झाले सगळं. if a light ray incident at an angle of incidence of 30 degree, then the angle of deviation will be कितना होगा? 120. ठीक है. एंगल ऑफ ग्लांसिंग एंगल 60 डिग्री. ठीक है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो ग्लांसिंग एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डेविएशन 130. कितना होगा? 90. ठीक है. लाइट रे ऐसे इंसिडेंट हो गया तो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे जाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? क्या नहीं, एंगल ऑफ डेविएशन नहीं. हाँ, कुठं जाईल?
याच्या अलॉंग जाईल आय किती आहे बर आर किती येईल डेल्टा किती येईल 90. ठीक आहे 60 डिग्री है आई 30 आर 30 डेल्टा ये बघा हा टोटल एंगल किती है तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये कितना होगा 60 बराबर है 60 60 तो कितना आएगा फिर ये 180 माइनस 120 यानी डेल्टा कितना आएगा डेल्टा 60 आएगा वेरी गुड गायत्री सेकंड टाइम इन लाइफ ठीक है तो इस तरह से हम एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड कर सकते हैं ठीक है अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात रियल एंड वर्चुअल इमेज रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या होता है रियल इमेज का एंड वर्चुअल इमेज का एक्चुअल मतलब डेफिनेशन तो मालूम है इफ लाइट रेज एक्चुअल कन्वर्ज और एक्चुअल इंटरसेक्ट और एक्चुअल मीट ईच अदर देन द इमेज इज सेड टू बी रियल इमेज इफ लाइट रेज आर appear to be intersect or diverge from the given point then the image said to be virtual but actual में क्या होता है रियल इमेज मतलब क्या ही डेफिनेशन माहिती है सगळ्यांना कि अगर लाइट रेज आके इंसिडेंट हो गए मतलब कंडीशन ऐसी है कि फॉर एग्जांपल ये मिरर है कौन सी मिरर है वेरी गुड तो यहाँ पे इसके ऊपर लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हो गई तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगा मतलब ये लाइट रे एक्चुअल में इस पॉइंट के ऊपर आके इंसिडेंट हो गए मतलब इन्होंने क्या फॉर्म की यहाँ पे इमेज फिर ये इमेज एक्चुअल होगी मतलब रियल होगी या वर्चुअल होगी क्योंकि लाइट रे अगर सच में इंटरसेक्ट कर रहे तो वो बनेगी रियल इमेज लेकिन अगर वहीं पे ये मिरर है एंड ये जो लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रहा है एक यहाँ पे एंड दूसरा यहाँ पे तो ये इंसिडेंट होके यहाँ पे जाएगा ये इंसिडेंट होके यहाँ पे जाएगा तो ये लाइफ टाइम कितनी भी आगे बढ़ेंगे तो कभी मिलेंगे नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे हमें इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा इनको पीछे ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा इमेज फॉर्म होगी तो ये इमेज कौन सी है वर्चुअल है क्योंकि यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट हुए नहीं तो रियल वर्चुअल की डेफिनेशन यही है कि अगर लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर एक्चुअल में कॉन्वर्ज हो रहे एट ए पॉइंट तो इमेज कौन होगी रियल होगी लेकिन अगर एक्चुअल में मीट नहीं हो रहे जैसे पीछे जा रहे हैं कि लाइट रे नहीं जा रहे appears टू बी डाइवर्ज appears टू बी मीट तो उस केस में इमेज कौन सी होगी वर्चुअल होगी समझ में आ रहा है ये तो हो गया डेफिनेशंस के लिए बट एक्चुअल में क्या होता है रियल वर्चुअल असं काय असतं रियल इमेज आणि वर्चुअल इमेज मध्ये क्या डिफरन्स आहे कशाला रियल म्हणणार आपण कशाला वर्चुअल म्हणणार हे सोडू ना हे कळालं आता लगेच आरशात बघितलं की लगेच दिसली की रियल इमेज आणि थोड्या वेळाने दिसली की थांब थांब प्रथमेश रियल इमेज आपल्याकडे वाटते या साईडला म्हणजे आपल्या साईडला आपल्या बाजूला उभा असेल तर असं नसतं रे बाळा असं दिसतं का असं नाही दिसत ना त्याला दोन मिरर लागतील मग नाही तर आपले डोळे दोन दोन साईड लागतील एका मिरर मधून असं नाही दिसत ना एका मिरर मध्ये असं वाटतं का आपल्या बाजूला आपण उभे म्हणून असं वाटत असेल बेटा तर त्या इमेजचा नाही तर त्या रूमचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे ठीक आहे ना हाँ कम टू द पॉइंट क्या है रियल एंड वर्चुअल में डिफरेंस आता हे सांगू नका रियल रियल है वर्चुअल वर्चुअल है ये माहिती है सगळ्यांना रियल मतलब जहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कॉन्वर्ज होंगे एंड वर्चुअल मतलब जहाँ पे लाइट रे अपीयर होंगे कि वो क्या कर रहे हैं डाइवर्ज हो रहे हैं या फिर इंटरसेक्ट कर रहे हैं समझ में आ रहा है बट एक्चुअल में डिफरेंस क्या है इसके बिटवीन रियल एंड वर्चुअल थांबा पवन आन्सर सांगतोय बोल ना काही आपलं फेकायचं म्हणू शकतो दिसलीच नसती तर आपण त्याला इमेज म्हटलो असतो का आरशात बघतो आपण स्वतःला ती रियल इमेज आहे का व्हर्च्युअल इमेज आहे आपण मिरर मध्ये बघतोय रियल या व्हर्च्युअल आहे
कितने लोगों को लगता है वर्चुअल है? कितने लोगों को लगता है रियल है? कितने लोगों को लगता है काहीच नाही है, इमेज दिसतच नाही? हम जो मिरर में देखते हैं दैट इज वर्चुअल इमेज, रियल नहीं है। कौन सी इमेज है? कौन से प्लेन मिरर में जो देखते हैं वो कौन सी है? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। समझ में आ रहा है? मतलब वो रियल इमेज नाही आहे, नाही कळत आहे? आपण मिररमध्ये, आरशामध्ये, म्हणजे प्लेन मिररमध्ये जे स्वतःला बघतो ती रियल आहे का वर्चुअल इमेज आहे? काय वाटतं आपल्याला? आपण आरशाच्या पाठीमागे उभे असं वाटतं का आहे तिथेच वाटतं? आहे तिथेच वाटतं? बरं, ते तुम्हाला, आता तुम्ही खूप हुशार झाले, तुम्हाला नाही कळत, छोटं बाळ असेल घरी, त्याला आरशासमोर सोडून द्या, ते आरशात बघितल्यानंतर मागं बघतं की आरशाच्या पाठीमागं बघतं? ते व्हिडिओ वगैरे पण बघितले असेल ना, मग आरशाच्या पाठीमागं का बघतं ते? कारण आपल्याला असं अपेअर होतं की मिररच्या बिहाइंड आहे ते इमेज. आता तुम्ही येडेगावळ्यासारखे आन्सर देऊ राहिले आपल्याकडे वाटतं म्हणे, नाही तुमच्या चष्म्यामध्ये काही मेकॅनिझम असेल त्याच्यामध्ये. कुठं वाटते ती इमेज? मिररच्या बिहाइंड वाटते ना, तर ती इमेज कुठली आहे? रियल नाही. कुठली आहे? व्हर्च्युअल आहे. म्हणजे काय? आपण जे त्याच्या उलटी. तू आरशात उलटी दिसते का? मग त्याला आपण व्हर्च्युअल म्हणणार का रिअल म्हणणार? ठीक आहे, आज बाकी तर आपण सगळ्या बेसिक गोष्टी डिस्कस केल्या. आजच्या डिस्कशनमध्ये प्रिपेअर करण्यासारखं काही नव्हतं, ऑलरेडी सगळं माहिती होतं आपल्याला, फक्त वॉर्मअप होतं ऑप्टिक्सचं, बरोबर? मग रिअल आणि व्हर्च्युअल म्हणजे काय असतं ॲक्च्युअलमध्ये, या रिलेटेड थोडं वर्क करा आणि उद्या आपण त्याबद्दल डिस्कस करू. कळालं? लेक्चर नाही झालं अजून, फक्त मी आन्सर सांगत नाही. रिअल आणि व्हर्च्युअल हे दोन रिझन नको आहेत मला. कुठले? रिअल म्हणजे रियल, वर्चुअल म्हणजे वर्चुअल, हे सगळ्यांना माहिती आहे. रियल मतलब लाइट रेज यहाँ पे एक्चुअल में कॉन्वर्ज होंगे और अपेयर्स टू मीट रहेंगे, ठीक है? एंड डाइवर्ज मतलब अपेयर्स टू बी डाइवर्ज, मतलब एक्चुअल में मीट नहीं होंगे, अपेयर्स टू बी मीट होंगे, वो कौन होगा? वर्चुअल होगा, ठीक है? ये दो पॉइंट छोड़ के और जो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कलेक्ट करके आओ, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, ऑप्टिकल इमेज. ऑप्टिकल इमेज क्या होता है? ऑप्टिकल इमेज मतलब, ऑप्टिकल इमेज काय तेच सांगतोय मी काय लिहायचं. ऑप्टिकल इमेज, द इमेज, प्रियंका 10 minutes. ऑप्टिकल इमेज, द इमेज obtained by, the image obtained by intersection of light rays, image obtained by intersection of light rays is known as ऑप्टिकल इमेज. मतलब लाइट रेज के इंटरसेक्ट होने से जो इमेज मिलती है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल इमेज बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद में लिखो रियल इमेज. क्या होता है रियल इमेज मतलब? द इमेज obtained by actual intersection of reflected or refracted light rays. Image obtained by actual intersection of reflected or refracted light rays. Reflected or refracted light rays is called as real image. Next point, at real image light rays actual converge at a point. Light rays actual converge at a point. Converge at a point. और उसके बाद में वर्चुअल. पहले रियल के लिए डायग्राम ड्रॉ करो. रे डायग्राम,
तो वर्चुअल के लिए क्या लिखेंगे? नेक्स्ट पॉइंट, वर्चुअल इमेज, द इमेज obtained by the intersection of reflected or refracted ray. असं लिहिता येईल का? मग काय लिहावं लागेल? व्हर्च्युअल इमेज मतलब the image where or the point where reflected or refracted light rays appears to intersect each other, appears to intersect each other, appears to intersect each other is known as virtual image. And at virtual image light rays appears to diverge. मतलब इस तरह से मिरर के आर पार नहीं जा रहे लाइट रे, रिफ्लेक्शन ही है, लेकिन फिर भी हम इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करके इसकी इमेज फॉर्म कर रहे हैं। मतलब यहाँ से लाइट रे एक्चुअल में डाइवर्ज हुए थे ऐसे हमें लगता है, मतलब ये अपियर हो रहा है, ओनली अपियर्स टू बी डाइवर्ज, अपियर्स टू बी डाइवर्ज। ठीक है, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, अब बोर्ड पे ध्यान दो, ये ए बी कोई भी एक पेन है, पिन है, रॉड है, हमने मिरर के सामने प्लेस किया है और हमें क्या चाहिए? इसकी इमेज चाहिए। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? बस जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, एक्सट्रीम पॉइंट मतलब यहाँ पे ए एंड बी, इनकी इमेज फाइंड करनी है एंड उसको क्या करना है? कनेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए वन बाय वन राइट डाउन। फॉर प्लेन मिरर, स्टार मार्क करके लिखो, फॉर प्लेन मिरर नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर is always equals to distance of object। मतलब प्लेन मिरर से इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा से क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है। मतलब इमेज की पोजीशन हम फाइंड कर रहे हैं तो क्या करना है? बस हमें जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा था उतने डिस्टेंस पे इमेज प्लेस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, in case of plane mirror, in case of plane mirror size of image is equal to होती है size of object, size of image becomes equal to size of object। मतलब देखो प्लेन मिरर आ गई, पहला पॉइंट इमेज एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल रहेंगे, दूसरा पॉइंट उनकी साइज चेंज नहीं होगी, जितनी है उतनी दिखाई देगी। प्लेन मिरर में आपली जेवढी हाईट आहे तेवढीच दिसते, कळालं ना? अगर वहां पे कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स होगी तो क्या होता है? मैग्निफिकेशन मतलब साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज को कितना मैग्नीफाई कर रहा है, मतलब वो होता है मैग्निफिकेशन। तो ये अगर सेम है तो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना रहेगा? 1 रहेगा। फॉर प्लेन मिरर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, देयरफॉर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन विल बी 1। नेक्स्ट, पावर ऑफ प्लेन मिरर इज किती? इन्फिनिटी। वेरी गुड, राइट डाउन। पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0। कितनी है पावर? 0। कहां से आ गई पावर 0? क्योंकि पावर मतलब होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब होता है f इक्वल्स टू r/2। r मतलब कौन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्लेन मिरर है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है? इन्फिनिटी। इसका सेंटर ही फाइंड नहीं कर सकते। इन्फिनिटी अपॉन 2, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इसलिए पावर ऑफ प्लेन मिरर 0।
पावर ऑफ प्लेन मिरर 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और मुझे इसकी इमेज चाहिए, तो कंडीशन क्या है कि ये जो बी की इमेज है इसका डिस्टेंस अगर स्मॉल बी है तो इसकी इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, स्मॉल बी पे। उसके बाद में ए का डिस्टेंस अगर स्मॉल ए है तो इसकी इमेज भी कितनी डिस्टेंस पे होगी, एंड इन दोनों को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये क्या हो गई, ये ए डैश ये बी डैश, ये ए बी की इमेज ए डॅश बी डॅश। खालीवर दिसतंय का थोडं, तसं नाही ते, ठीक आहे जिथं तिथंच आहे, झालंय ते आता नंबर बदलल्यामुळं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, साइज सेम है, मैग्निफिकेशन 1 है, पावर सेम नहीं 1 है, एंड पावर 0 है, ठीक है। उसके बाद में इमेज जो है वो कैसी हो रही है, इन्वर्टेड है का, है कि इन्वर्टेड नहीं है, क्या है, इरेक्ट है। इरेक्ट एंड इन्वर्टेड क्या डिफरन्स होता है, इरेक्ट म्हणजे आहे तशीच, इन्वर्टेड म्हणजे उलटी, म्हणजे आपण पवनला मिरर सोबत उभं केलं आणि मिरर मध्ये पण पवनचं डोकं वरच दिसलं, पाय खालीच दिसले, म्हणजे पवनची इमेज कशी आहे, इरेक्ट आहे। पण एखाद्या मिरर मध्ये पवनचे पाय वर दिसले, डोकं खाली दिसलं, म्हणजे इमेज कशी आहे, इन्वर्टेड है। तो ये इरेक्ट या इन्वर्टेड है, इरेक्ट है। बस इस इरेक्ट इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है। क्या होता है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन होता है। लेफ्ट राइट इन्वर्जन कळतं का, नहीं कळत, लेफ्ट राइट इन्वर्जन इसकी इमेज कैसी होगी, ऐसी होगी ना, नहीं मोठं झालं का ते, नाही रे, ते कॉर्नर कडून अँगल बरोबर दिसत नाहीये पवन, डिस्टेंस सेम एज्यूम करा था, नहीं तो मिरर चेंज करो अपन, नहीं नहीं बरोबर थी। लेफ्ट राइट इन्वर्जन कळत है का, तो बस क्या होता है, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, इफ फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कळतं ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड म्हणजे खूप मोठा नाही, फक्त पॉइंट ऑब्जेक्ट नाही तो पसरलेला। फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड, very good, if it is placed parallel to mirror then its image will be erect, ब्रॅकेट मध्ये लिहा लेफ्ट राइट इन्वर्जन, एंड इफ इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर तो क्या होगा, प्लेन मिरर है एंड इमेज जो है वो हमने इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेस की है। त्या फॅनची तुम्हाला इकडे थंडी वाजते, हां तुम्हाला पण, आम्हालाच गरम होते, एसी बंद पडली काय, विंडो ओपन आहे का, तिकडून तिकडे येते का, पवन राहू दे नको। अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट प्लेस किया है परपेंडिकुलर टू द मिरर तो इसकी इमेज कैसी होगी, देखो अगर ए स्मॉल इतने डिस्टेंस पे, बी स्मॉल बी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे स्मॉल ए इतने डिस्टेंस पे ए मिलेगा या बी मिलेगा, ए, वेरी गुड, एंड बी इतने डिस्टेंस पे बी, तो ये ऐसे मिलेगी इमेज। तो अब ये कैसे होगी, इन्वर्ट हो गई, क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई, म्हणजे एरो इकडे चालला होता आता तिकडे चालला, ठीक है। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर, if object is placed perpendicular to the mirror then image is काय, image is inverted,
ठीक है। तो